साथियों नमस्कार। सभी को नमस्कार भाई। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो टीचिंग मेथड पढ़ने से पहले अपने को जो चीज़ें देखनी होती है उनके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपने बात करें ईएलटी नाम आता है। ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी ऐसे लोग जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लेकिन उनको अंग्रेजी सीखना होता है, तो उनको सिखाने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें कौन से तरीके से उनको सिखाएं। तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, तो ये कई जगह ऐसे ईएसएल और ईएफएल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये टर्म है वो याद रखनी है। ईएसएल का मतलब होता है इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। जैसे भारत में है तो भारत में इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी है। ठीक है, तो अब देखेंगे अपने कुछ एक जैसे शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म जो है उनको ध्यान रखोगे। जैसे L1 L2 ये ऐसे नाम होंगे। L1 का मतलब होता है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो पहली भाषा सीखता है, तो इसको हम नेटिव या मदर टंग भी बोलते हैं। ठीक है, L2 जो सेकंड लैंग्वेज है, जो अपनी मदर टंग के बाद जो दूसरी भाषा हमने सीखी वो। अब आप सोचोगे कि हमने राजस्थानी हमारी पहली भाषा होगी, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। पहली भाषा अपने को हिंदी मानना है, दूसरा इंग्लिश मानना है, तीसरी लैंग्वेज जो है वो चाहे आप संस्कृत बोलो, चाहे आप पंजाबी बोलो, चाहे आप उर्दू बोलो, कुछ भी बोलो, जो थर्ड लैंग्वेज के तौर पर आएगी। ठीक है, ऐसे देखें। तो उसके बाद है एफएल का मतलब फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है? जो कॉमनली हम बोलते नहीं है। कॉमनली एक ऐसी भाषा जो कॉमनली अपने देश में नहीं बोली जाती है। तो जिस एरिया में अपने रहते हैं, जैसे मान लें अपने राजस्थान में है तो हम राजस्थानी भाषा बोलते हैं, तो इस हिसाब से अगर अपने बात करें तो अपने लिए पंजाबी, गुजराती, संस्कृत जो है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज यानी टीएल, टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम क्या है विचार अपने सोचते हैं या सीखते हैं। एनएल यानी नेटिव लैंग्वेज, जो पहली भाषा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपनी जो मदर टंग जो थी यानी L1 जो थी वो ये आ गई। ठीक है, ऐसी ये जो बात है इनका रीट से कोई संबंध नहीं है। रीट में लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड वो दिमाग में रहता है अपने, उससे कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, एमटी यानी मदर टंग। तो ये कैसे है? एनएल की जैसी है। एनएल कैसी है? एनएल जैसे अपने पास ये जो है ना, ये फर्स्ट लैंग्वेज वो ही है। ठीक है, तो ये सेम हो गई। फिर आता है एमटी हो गया, फिर ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो हमने देखा है अभी, जो अपने बात कर रहे हैं वो है ये। फिर इसके बाद आता है ईएसएल। ईएसएल जैसे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है वो जैसे जिन देशों में पढ़ाई जाती है दूसरी भाषा के तौर पे, जैसे भारत में अंग्रेजी जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। फिर आता है ईएफएल यानी फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे, जैसे इंग्लिश है वो कई सारे देशों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे अपने बात करो जापान, जापान जैसे है वहाँ पे ये वाइडली यूज नहीं ली जाती, वो जापानीज बोलते हैं सारे। तो वहाँ पे अंग्रेजी जो है वो इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर जापान में जैसे पढ़ाई जाए, या जैसे आप बात करो कोरिया या जो चीन है तो वो अपनी खुद की भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे माना जाता है ये। फिर आता है TESL। तो इसमें जो टीचिंग होती है ना वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी को पढ़ाते हैं। तो ये होता है जैसे नॉन नेटिव, जहाँ पर अंग्रेजी जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर होती है वहाँ पे। TEFL इसका मतलब होता है टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो ऐसे देशों में अंग्रेजी को पढ़ाया जाना जहाँ पर उसकी कोई, यानी जैसे टीचिंग इंग्लिश इन कंट्रीज वेयर इट्स नॉट इन द नेटिव लैंग्वेज, जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव का मतलब वहाँ पर जैसे जो प्रवासी भाषा नहीं है वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये टर्म याद रखनी है आपको। ठीक है ना। फिर आता है TESOL टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर कंट्रीज। इसमें क्या होता है, एक ऐसे टर्म पे ESL और EFL के तौर पर जैसे इनको माना जाता है। फिर है SLA सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब होता है कोई भी भाषा हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, अपने को पता नहीं चलता। जैसे आप देखोगे आपने राजस्थानी से कब आप जैसे हिंदी बोलने लग गए, आपको पता ही नहीं चला। तो ये जो प्रोसेस होती है ना जिसमें एक भाषा को हम सीखते हैं मदर टंग के अलावा वो। ठीक है, तो ये टर्म याद रखनी है क्योंकि ये नाम जैसे अपने पेपर में जैसे आते हैं ना, तो ये नाम ज्यादातर ये वाले जो रेड में लिखे हुए हैं वो ध्यान रखने हैं अपने को। अब देखिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन वाली जो बात है, तो स्टीफन क्रेशन नाम का एक बंदा है जिसने ये थियरी दिया है। इनपुट हाइपोथेसिस जो है उनके बारे में बतलाया है, यानी इनका ये है। और ये बहुत बड़ी एक जैसे एजुकेशनिस्ट हैं।
तो इन्होंने कहा है कि एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, हम भाषा को सीखते हैं और एक भाषा हमें हमारे दिमाग में ऐसे, अब ये तो है नहीं कि जैसे मान लो आप जैसे हिंदी बोलने लगे तो आपने ये कहा था कि हाँ ये मैं पूरा 100% तक पहुंच गया, अब मैं हिंदी बोल लूंगा, हमें पता ही नहीं चला कब हम सीख गए। ठीक है, तो ये एक सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे एक बच्चा अपनी भाषा को सीखता है तो ये जो प्रोसेस है वो सीखने वाली, वो एक्विजिशन कहलाती है। लर्निंग जो होती है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब ऐसे बात होगी, हम जैसे हमें हमारा जो दिमाग है वो कब सीख गया पता नहीं चला, लेकिन कॉन्शियस का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान लगाकर हम कोई भी भाषा सीखते हैं। फॉर्मल लर्निंग है, जैसे ग्रामर सीखते हैं तो रूल्स पढ़ते हैं, वो अपने को स्कूल में सिखाए जाते हैं, उस बेसिस पे अपने करते हैं, तो वो है। लेकिन जैसे हमने भाषा बोलनी सीखी वो अपने एक्विजिशन में आती है। ठीक है, अब स्टीफन क्रेसन जो है ना, उन्होंने सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जैसे अपनी थियरी दी थी, तो इसमें आता है जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी SLA, जैसा ऊपर हमने देखा था। तो स्टीफन क्रेसन है वो बहुत ही महान लिंग्विस्ट है, एजुकेटर है, जो अपने वैसे 5 इन्होंने हिपोथेसिस दिए हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, जिसमें क्या है, अंग्रेजी लर्निंग जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है ELT, उसके बारे में काफी अच्छी मानी जाती है, और पेडागोजी के बारे में बतलाया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से बच्चों को हम पढ़ाएं उनके बारे में बात है। तो अब देखेंगे जैसे एक्विजिशन और लर्निंग में क्या फर्क है, ये स्टीफन क्रेसन का सबसे कोर पॉइंट है ये वाली बात। तो एक्विजिशन क्या होता है, सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है जैसा हमने देखा था, और लर्निंग क्या होता है, कॉन्शियस, यानी जानबूझकर सीखते हैं अपने। सिमिलर टू हाउ चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग, एक्विजिशन वैसे ही होता है जैसे हम एक भाषा सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर लर्निंग जो होती है वो रूल्स के माध्यम से क्लासरूम में बैठा के जैसे इंग्लिश स्पीकिंग करवाया जाता है, तो वो क्या है, लर्निंग है, न कि एक्विजिशन है। एक्विजिशन वो है जो हम बोलते रहते हैं जैसे। फिर आता है इसमें फोकस किस पे रहता है, मीनिंग पर और कम्युनिकेशन पर। एक्विजिशन वाले में इसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी आपको शब्द सिखाए जाते हैं और उससे, अब देखो जब हमने राजस्थानी भाषा बोले तो अपने क्या है, जैसे उसको क्या सीख गए, कम्युनिकेशन या अर्थ आना चाहिए। वाकई हम हिंदी बोलते हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि हिंदी हमारी सही है, लेकिन जब अपने हिंदी बोलते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई हाँ ये कहना चाह रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना सही नहीं बनता लेकिन फिर भी समझा देते हैं। ठीक है, एक्विजिशन जो है वो हमारे रियल लाइफ में आता है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन में, और लर्निंग वाला जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक भाषा सिखाई जाती है, उसमें हम पारंगत होने का प्रयास करते हैं, कम्युनिकेशन का नहीं है, लिखने का, ऐसे बात आते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ऑटोमेटिक है, लंबे समय तक रहती है, लेकिन ये वाली जो है लर्निंग वो शॉर्ट लिव्ड और मॉनिटरिंग चाहिए। जैसे आप लिखते हो, भाषा को सीखा तो जो गलतियां की उसके बारे में आपको बतलाना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है जैसे अपने पास स्किल्स आती हैं, तो टोटल स्किल्स हैं 4, LSRW। ठीक है ना, जैसे सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, अब लिसनिंग जो होता है ना, इसका अर्थ है ध्यानपूर्वक कोई चीज को देखना। अब हमारा बॉडी ऑर्गन क्या काम करता है, इसमें हमारे कान लगे रहते हैं, और ये रिसिप्टिव होता है, यानी चीजें अपने को मिलती है। ठीक है, और पैसिव होता है, पैसिव का मतलब चुपचाप, निष्क्रिय, चुपचाप होके अपने को सुनना पड़ता है। जैसे ऑडियो क्लिप्स, सॉन्ग्स या कोई नियम वगैरह जैसे अपने बोलते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। फिर आता है दूसरा स्पीकिंग का। अब स्पीकिंग में हमें क्या होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, माउथ अपना एक्टिव रहता है। इसमें क्या है, हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी एक्टिव होते हैं, बोलने वाला है वो एक्टिव होता है, वो जब अपनी बात बोलेगा तभी कोई सुनेगा। ठीक है, जैसे रोल प्ले होता है, कन्वर्सेशन होता है, रिसाइटेशन, यानी किसी भी चीज का बार बार रटना, पुनरावृत्ति करना, ऐसे बात आती है। फिर आता है रीडिंग। रीडिंग में जैसे आपके पास कंप्रीहेंशन, समझ होनी चाहिए, आंखें रहती है एक्टिव, और ये क्या है, चीजें अपने क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी पैसिव रहना पड़ता है। अब इसमें जैसे पैसेज वगैरह पढ़ते हो, स्कीमिंग वगैरह करते हो या स्कैनिंग करते हो, यानी किसी चीज जैसे अपने पढ़ते हैं तो बोल के नहीं पढ़ते, जैसे आंखों से पढ़ा जाता है तो आंखें एक्टिव रहती है। राइटिंग वाले में भी यही बात है, फ्लुएंसी चाहिए, अपने हैंड्स एक्टिव रहते हैं, एक्सप्रेसिव होता है, यानी कोई भी चीज अपने उत्पाद प्रदान करने वाले होते हैं, और प्रोडक्टिव होता है, एक्टिव रहते हैं, जैसे लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ है, ऐसे। तो ये अपने पास है बात आई। अब देखो यहाँ पे पूरा क्या आया कि जैसे जो अपनी एक्टिविटी है वो RERE, ठीक है ना, रिसिप्टिव, जैसे LSRW कैसा है, यहाँ पे LSRW क्या है, रिसिप्टिव, एक्सप्रेसिव। ठीक है, रिसिप्टिव, एक्सप्रेसिव। अगर आप एक्टिविटी देखो तो ये पापा बन गया, PAPA, कैसे, पैसिव एक्टिव, पैसिव एक्टिव। तो ये याद रखने वाली बात है, ऐसे पूछ लेते हैं जो लिसनिंग है वो कैसी है, तो रिसिप्टिव है।
ठीक है, या जैसे उसमें हमारी एक्टिविटी पैसिव रहती है। तो ये बात ऐसे याद रखना है आपको LSRW लिख के से, ठीक है। अब देखेंगे कि नेचुरल ऑर्डर जो है ना मिस्टर ब्राइट के माध्यम से LSRW है, ये याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो पूछ ले कि फॉरेन लर्नर्स के लिए ब्राइट के हिसाब से ऑर्डर क्या है, तो LSWR है, ये मुख्य हो गया, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए, अगर हम जैसे कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है, यानी ग्रामर सीखते हैं अपने, सोशियो लिंग्विस्टिक यानी सामाजिक परिदृश्य में हम भाषा को कैसे यूज में ले, डिस्कोर्स लेख वगैरह जैसी सारी बात आती है, और स्ट्रेटेजिक यानी योजनाबद्ध तरीके से ये सारे के सारे कॉम्पिटेंस मतलब क्षमताएं हमारे अंदर हासिल होती है जब अपने कोई भाषा सीखते हैं। फिर देखिए, जैसे अपने जो जितने मेथड्स वगैरह लगते हैं उनकी बात करें तो मेथड जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लगता है, ये थोड़ा सा इसमें क्या है हमारी जो सामान्य जानकारी, जैसे इसमें रूल्स क्या रहता है, रूल्स पे पूरा फोकस है, ट्रांसलेशन करना है, रीडिंग और राइटिंग इस पे जो अपनी एक्टिविटी है वो बात रहेगी। LSRW में RW इसमें एक्टिव है। डायरेक्ट मेथड में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, स्पीच पर वोकैब पर देखा जाता है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग पर, ठीक है ना। किस पर, इसमें हो गया लिसनिंग और स्पीकिंग, इसमें रीडिंग और राइटिंग। तो ये ध्यान रखना है, ये आगे वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। फिर ऑडियोलिंगुअल है, ऑडियोलिंगुअल का मतलब सुनना और बोलना, तो उसमें अपने बात करेंगे रिपीटिशन होता है, बार बार रिपीटिशन करवाया जाता है वाक्यों को, तो जो हम सीखें, ड्रिल करवाई जाती है, यानी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे बात रहती है, हैबिट में लाया जाता है बात को, तो हम योजनाबद्ध तरीके से ऐसे करें। कम्युनिकेटिव अप्रोच CLT जिसको बोलते हैं, रियल लाइफ कम्युनिकेशन की बात है। इंटरेक्शन का मतलब हम किसी से बात करें तो कैसे बात करें ये बताया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल में क्या होता है, जैसे जो ढांचे हैं, प्रैक्टिस है, उसके माध्यम से अपने को जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ऐसे जो तरीके हैं वो अपने को बतलाए जाते हैं। फिर रीडिंग मेथड डॉक्टर वेस्ट का जो दिया हुआ है, तो इसमें साइलेंट रीडिंग पर और कंप्रीहेंशन यानी समझ पर बात है रहती है। फिर आया बाइलिंगुअल मेथड, इसमें L1 और L2 यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यानी जैसे अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके बताएगा ये। फिर आता है टास्क बेस्ड टीचिंग, TBLT, इसमें लर्नर को मीनिंगफुल टास्क दी जाती है अंग्रेजी को यूज में लेने के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, साइकोलॉजिकल बात करें अपने तो प्रिंसिपल क्या है ELT के, ये आपको नॉन टू अननोन की ओर लेके जाता है। जैसे मान लो नॉन टू अननोन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप स्कूल गए तो स्कूल में जैसे आपने बोला कि जैसे कौवा, क्रो है, तो टीचर बोलेगा कि आपको तो वर्ड पता नहीं है क्रो का मतलब क्या होता है, लेकिन आप पहले से क्या जानते हो, कौवा होता है, तो टीचर क्या बोलेगा कि जैसे क्रो मतलब कौवा, फिर वो आपको समझा देगा। तो आपने कौवे के तो जानते थे लेकिन क्रो को नहीं जानते थे, तो आपने ये जाना और आप उसे मैच कर गए, तो ये नॉन टू अननोन है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाता है, यानी साधारण से जटिल की ओर। कम्युनिकेशन पर पूरा फोकस रहता है ELT में। लर्नर की बैकग्राउंड नॉलेज है ना, उसको यूज में लिया जाता है। जैसे कौवे का पता था लेकिन टीचर ने तो क्रो बताया तो जोड़ दिया, ऐसे बैकग्राउंड का पता था। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी पर पूरा दबाव रहता है, यानी पूरा फोकस रहता है। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन जो है वो बिल्कुल एक्टिव रह के किया जाता है। अब देखो ग्रामर कैसा आता है ELT में, डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें लैंग्वेज को कैसे यूज में लेते हैं, स्ट्रिक्टली बताया जाता है, गलती नहीं की जा सकती। प्रिस्क्राइब्ड, तो आपको बताया जाता है कैसे भाषा है वो यूज में लेनी है। फिर आता है फंक्शनल ग्रामर, जो रियल कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे काम में ले ग्रामर को, ये सारी चीज बताई जाती है। अब देखिएगा लर्नर कैसे होते हैं, एक तो विजुअल देख के सीखते हैं, वो ऑडिटरी बोल के सीखते हैं या सुन के सीखते हैं, और काइनेटिक का मतलब होता है कोई भी काम करके देखते हैं। तो ये तीनों प्रकार लर्नर के मुख्य हो जाते हैं। मदर टंग का रोल क्या रहता है, ये जो आपके शुरुआत में मदर टंग है वो आपको हेल्प करती है, और NEP में आपको बताया जाता है कि मदर टंग जैसे पढ़ाई जाती है वैसे ही आप ये देखो उसी तरीके से आपको सिखाया जाता है। इसमें क्या है, भाषा का बहुत ही ध्यानपूर्वक, जुडिशियसली का मतलब होता है बड़े ही अच्छे तरीके से आपको सावधानी पूर्वक भाषा को समझना है। डिपेंडेंसी नहीं रखनी है मदर टंग पर, जहां जरूर तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं जैसा हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पूरा डिपेंड नहीं रहना है। बाइलिंगुअल जो है वो अगर आप काम में लेते हो तो इससे क्या है, सहायता करते हैं। जैसे मान लो अगर टीचर को बताना है कि ऑनेस्टी माने ईमानदारी होता है, अब टीचर ने ईमानदारी तो बता दिया लेकिन अगर वो उसको करके भी दिखाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको बता तो सकता नहीं, तो ऐसे ये काम में लेते हैं, ठीक है। फिर आता है जैसे कई सारी डिफिकल्टीज आती हैं लर्निंग में, क्या कहता है, तो मदर टंग के साथ इंटरफेरेंस हो जाता है, तो यानी हम डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, मदर टंग जो है वो बार बार उस पर चले जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, देखो ये तो सब जगह होगा, है ना। इन्वायरमेंट नहीं मिलता,
और हेजिटेशन होती है, डर भी रहता है, और वोकैब जो है वो पूरी नहीं होती, तो इसलिए हमारे ये दिक्कत रह जाती है। फिर अपने देखें, अपने पास आता है अप्रोच, मेथड और टेक्निक। इनमें प्रश्न एक बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना क्या होता है। देखिएगा, अप्रोच क्या होती है। अप्रोच का अर्थ होता है कि ये थियरी पर बेस्ड होती है, कि कैसे भाषा जो सीखते हैं या कैसे पढ़ाया जाता है। और ये एक्जियोमेटिक होती है। एक्जियोमेटिक का मतलब होता है, जैसे आप बात करोगे कि भी जैसे अपने बोले कि भगवान का अस्तित्व है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं कि भगवान है, लेकिन जैन और बौद्ध कहते हैं भगवान नहीं है। अब ये जो धारणा है वो भी अपनी जगह से, दूसरे वाले भी अपनी जगह से, तो वो क्या है, एक्जियोमेटिक बात है, तो ये समझना है अपने को, ठीक है। तो इसमें जैसे अप्रोचेस कौन सी है, CLT अप्रोच है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, स्ट्रक्चरल, ओरल, सिचुएशनल, SOS जो आती है वो। अब जैसे थोड़ा बहुत आपने अगर टीचिंग मेथड पढ़ा है रीट वगैरह, प्री वगैरह में, या सेकंड ग्रेड के पहले पढ़े, तो उसमें सारी बात आई है। फिर मेथड क्या होता है, एक प्लान होता है। अप्रोच जो होता है ना, उसमें एक प्लान होता है, उसके तहत अपने का बात करते हैं। ये प्रोसीजरल होता है। प्रोसीजरल का मतलब एक प्रक्रिया के अधीन, प्रक्रिया के तहत अपने काम में लेते हैं। जैसे GT है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये मेथड है, हम काम में लेते हैं पर्टिकुलर। जब ये काम में लेंगे तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है तीसरा, तीसरे में आता है टेक्निक। तो क्लासरूम लेवल की एक्टिविटी होती है। ये बात ध्यान रखनी है तीनों में, ये वाली जो आ रही है ना ऐसे, ये वाली ध्यान रखनी है। ये इम्प्लीमेंटेशनल होती है। इम्प्लीमेंटेशनल का मतलब होता है हम क्लासरूम की सिचुएशन देख के उनको लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। जैसे गेम्स हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, क्विजेज हो गया, कक्षा कक्ष में बच्चों का मानस कम लग रहा है, तो ऐसे अपने देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अपने पास इवेल्युएशन कैसा करें, यानी मूल्यांकन कैसा करें। फॉर्मेटिव जो कक्षा टीचिंग जो होता है उसी दौरान होता है, इंप्रूवमेंट दर्शाने के लिए। समेटिव होता है जो टीचिंग पूरी होने के बाद, इसमें हम सत्रांक वगैरह भेजते हैं। डायग्नोस्टिक यानी बच्चों की समस्या है, तो इसमें देखते हैं कि जब नया पढ़ाएंगे उससे पहले हम उसको बिफोर टीचिंग करेंगे, ये समस्याएं जानने के लिए। और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग जो होती है ना, वो रेमेडियल टीचिंग यानी एकदम एंड में होता है ये। इसमें भाषा की जो कमियां है, निदानात्मक जो बात करें अपने, तो वो एकदम एंड में जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं अपने। इसी के साथ अपना ये वीडियो पूरा होता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।